हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग 4 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है, अभी हाल फिलहाल में दोस्तों नेशनल अवार्ड जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ना, उनकी घोषणा हुई है। ये कौन सा वाला है, ये 71st एडिशन है जब मतलब अनाउंस्ड हुए हैं नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अनाउंस हुआ जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए, तो आप जान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट फिल्म कौन सा है जिसको नेशनल वैल्यू के लिए मिला है, तो वो है सैम बहादुर। उसके बाद बेस्ट फिल्म ओवरऑल मतलब समझ रहे हैं आप, तो वो 12th फेल को मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्टर मेल अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, और विक्रम मैसी को मिला है 12th फेल मूवी के लिए। अगर बेस्ट एक्टर फीमेल देखेंगे तो आपको रानी मुखर्जी को मिला है मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है दोस्तों, तो नाल 2 मराठी है, मराठी में है ये। ठीक है, उसके बाद बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला है सुदीप्तो सेन, किसके लिए, द केरला स्टोरी मूवी के लिए। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन सी है, गिद्ध द स्कैवेंजर, ये हिंदी में है दोस्तों। ठीक है, मेन यही है, इसी में से मोस्टली पहुंचना चाहिए। ठीक है, बाकी अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है कि नेशनल अवार्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है ये हमारा। ठीक है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड ये कब स्टार्ट हुए थे दोस्तों, 1954 में स्टार्ट हुए थे। 1953 में जो मूवीज़ बनी थी ना, उनके लिए हुआ था स्टार्ट। ठीक है, शुरू में इनको क्या कहा जाता था दोस्तों, शुरू में इनको स्टेट अवार्ड्स कहा जाता था। और इनका जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्टार्टिंग में जब बनाया गया था, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या था, तो 2 प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल थे, सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट थे 2, और 12 सिल्वर मेडल्स फॉर रीजनल फिल्म्स थे। ये इनका सही स्ट्रक्चर था। और बाद में क्या हो गया दोस्तों, फीचर फिल्म्स को अलग कर दिया गया। ठीक है, मतलब अलग से एक कैटेगरी बना दिया। उसके बाद नॉन फीचर फिल्म जैसे शॉर्ट फिल्म हो गया या डॉक्यूमेंट्रीज, वो अलग कैटेगरी हो गई। और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा जैसे कि बुक्स हो गई या क्रिटिक्स हो गई, इसके लिए अलग बुक मतलब अवार्ड हो गया। ठीक है, अब ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है ना, तो इसको एडमिनिस्टर करता है डीएफएफ। डीएफएफ का फुल फॉर्म है दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये कब से कर रहा है दोस्तों, 1973 में ही ये बना था और तभी से इसका देखरेख कर रहा है। ठीक है, अब ये जो डीएफएफ है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ये किसके अंडर में है दोस्तों, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में। ठीक है, अब डीएफएफ के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इस्टेब्लिश हुआ 1973 में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम बस यही है कि इंडियन सिनेमा और इंटरनेशनल कल्चर एक्सचेंज को प्रमोट करना। इंटरनेशनल कल्चर मतलब जैसे इंडिया और मतलब अदर कंट्रीज के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, इंडियन पैरानोमा को भी अनाउंस मतलब ऑर्गेनाइज करता है, और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है ना, उसको भी यही ऑर्गेनाइज करता है। और एक और बात जानना दोस्तों, इन पार्टिसिपेशन में अगर जैसे कोई फिल्म अगर जा रही है पार्टिसिपेशन करने के लिए किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में, तो उनको फंड भी करता है, मतलब फिल्म प्रमोशन फंड भी देता है, हेल्प्स इंडियन फिल्म्स टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है, अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक मतलब मिशन था, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 वाला जो मिशन था वो फेल हुआ था। ठीक है, और उसमें जो मतलब रॉकेट यूज़ किया गया था वो था PSLV। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, मेन तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये तो फोइल हो गया, पर थोड़ा सा जान तो लें इसके बारे में क्या क्या था इसमें। तो इसमें जो पेलोड यूज़ हुआ था वो तो आप समझ ही गए, वो सैटेलाइट कौन सी दोस्तों, EOS 09 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। ठीक है, ये फेल हुआ था 3rd स्टेज में अपने। ठीक है, क्योंकि जैसे ये रॉकेट है दोस्तों ना, ये देखिए रॉकेट है, ये रॉकेट है, सबसे ऊपर में सैटेलाइट होता है और यही पार्ट वाइज डिवाइड रहता है। जैसे आगे जाएगा तो ये पार्ट खुल जाएगा, फिर ये फॉल खुल जाएगा, फिर ये पार्ट खुल जाएगा। यही अपने 3rd स्टेज में ये फेल हो गया था। ठीक है, और अब ये इसको कहाँ पे ले जाया जा रहा था, तो ये दोस्तों ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लिया जाया जा रहा था। ठीक है, मतलब अर्थ से रिलेटेड मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता, अगर मतलब ये सक्सेसफुली मतलब लॉन्च हो जाता तो। ठीक है, PSLV इसमें जान लीजिए आप, PSLV क्या है दोस्तों, इसरो का वर्क हॉर्स बोला जाता है इसको क्यों कहा जाता है वर्क हॉर्स, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। ये कुछ एक आध कोई केस छोड़ दिए जैसे ये वाला, तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये किस लिए लॉन्च होता है, ये दोस्त होता है जो लाइट वेट पेलोड्स होते हैं ना, जैसे उनको पोलर में या फिर सन सिंक्रोनस हो गया या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे डालने के लिए मतलब पेलोड्स को, पेलोड मतलब जो सैटेलाइट्स होती हैं हाँ, उनको डालने के लिए इसका यूज़ होता है PSLV को। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पहला फ्लाइट कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, कब किया गया था, तो 1993 में। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में क्या है, न्यूज़ में चला जो इसरो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट
यूएस कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन क्या है दोस्तों ना, जैसे कि डायरेक्ट ही सैटेलाइट से इंटरनेट चले मोबाइल में, उस चीज़ के लिए कोलैबोरेशन हो रहा है इंडिया और यूएस में। अब यूएस में जो कंपनी है जिसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है इंडिया का, तो उसका नाम है ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। मतलब जो मतलब सैटेलाइट है उसका नाम है ये ब्लू बर्ड। क्या है मतलब एक यूएस बेस्ड कंपनी जो है एएसटी स्पेस मोबाइल, उसका ये सैटेलाइट है जिसका नाम है ब्लू बर्ड, ठीक है। ये ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, ये समझ लीजिए डायरेक्ट टू डिवाइस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। कहाँ से, स्पेस से, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन को सैटेलाइट इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट करना हो डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे कामों के लिए, ठीक है। अब ये जो कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन में क्या क्या होगा दोस्तों, इसमें जो लॉन्च साइट तय की गई है सैटेलाइट के लॉन्च करने के लिए, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा इंडिया में है, ठीक है। और लॉन्च व्हीकल कौन सा होगा, LVM-3। LVM दोस्तों ये जो है ना, ये समझ लीजिए बहुत ही मतलब भारी जो मतलब पेलोड्स होते हैं ना, उनको मतलब पहुंचाने के लिए होता है। ये इंडिया का जो इसरो है, इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है ये LVM-3। इसी को GSLV Mark 3 कहा जाता है, ठीक है। और लॉन्च टाइम बोला जा रहा है ये कम से कम लगभग मतलब 2025 के आखिरी तक या फिर 2026 के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अगर हो जाएगा तो सीधा मतलब स्पेस से डायरेक्ट मतलब इंटरनेट यूज़ किया जाएगा मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, अभी जैसे कि आपने देखा है कि यूएसए ने कितना टैरिफ लगा दिया, किसी कंट्री को छोड़ा तक नहीं, मतलब कनाडा तक में 50% तक टैरिफ लगा दिया, इंडिया में तो 25% लगाया ही लगाया है ना। तो इसी बीच में क्या है, एक टेंशन चल रहा है कि IMEC कॉन्फ्रेंस को लेके, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जो मतलब रिकी गिल है, मतलब जो व्हाइट हाउस के एडवाइज़र हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है, इन्हीं सब IMEC वाले कॉन्फ्रेंस पे बात करने के लिए, ठीक है। तो IMEC कॉन्फ्रेंस के लिए तो मैं थोड़ा सा एक फोटो में दिखा देता हूँ, फिर बाद में हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं ना। तो जैसा कि दोस्तों आप फोटो में देख रहे हैं, यही है IMEC कॉरिडोर, ठीक है। IMEC कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होगा, IMEC में जैसे आप जान लीजिए इंडिया, मिडल ईस्ट और फिर यूरोप, ये 3 सेक्शन इसमें आ रहा है, डिवाइडेड है, ठीक है। इंडिया से मतलब यहाँ पे जाएगा जेबल अली UAE, ठीक है। उसके बाद आपका मिडल ईस्ट से आपका यहाँ पे लास्ट जो हाइफा है ना, हाइफा पोर्ट इजराइल से फिर यहाँ पे ये ग्रीस का एक पोर्ट है पिरेयस, ठीक है, यहीं पे जाके टच करेगा और उसके बाद ये कनेक्टिविटी सीधा यूरोप तक हो पाएगी, ठीक है। अब इसको बहुत तरीके से, जैसे कि इंडिया से जब UAE तक जाएंगे तो वो अरेबियन सी का रास्ता होगा, मतलब सी वाला, मतलब शिप वाला रास्ता होगा। फिर UAE से सऊदी अरेबिया जो होगा ट्रेन का रास्ता है। सऊदी अरेबिया से आपका जॉर्डन तक का रास्ता कौन सा है, ट्रेन वाला। जॉर्डन से इजराइल तक का कौन सा रास्ता है आपका, ट्रेन वाला। और इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है दोस्तों, वहां से अगर आप देखेंगे यूरोप में, जो कि मतलब ग्रीस का पीरियस है पोर्ट, वहां तक है आपका शिप वाला, मतलब मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिर डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी यूरोप में होगी। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि पाकिस्तान को हम लोग मतलब साइड कर सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं होगा, है ना। उसके बाद हम लोग मतलब जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको मतलब वो काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेड कॉस्ट और टाइम को कम कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि मतलब स्यूज कनाल है ना, उससे लगभग 40% ज़्यादा फास्टर होगा ये वाला जो कॉरिडोर होगा, ठीक है। इससे मैं जो सामान जो पहुँचेगा वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग IMEC के बारे में जान लेते हैं। IMEC है क्या दोस्तों, ये इंडिया, मिडल ईस्ट और एंड यूरोप कॉरिडोर, जो मैंने तीनों सेक्शन दिखाया आपको ना, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको दिखाया अलग अलग तरीके, जैसे समुद्र के रास्ते से, ट्रेन के रास्ते से, रोड के रास्ते से, या फिर आप मान लीजिए ट्रेन मतलब क्या बोलते हैं पोर्ट के रास्ते से ये पहुंचाया जाएगा सामान, ठीक है। इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम जो है, इसका मेन एम है इंडिया को यूरोप तक पहुंचाना। किसके थ्रू, मिडल ईस्ट का यूज़ करके, ठीक है। किसके कम्बिनेशन से, चाहे सी का हो, चाहे रेल का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एनर्जी का हो, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का यूज़ करके इंडिया और यूरोप की कनेक्टिविटी को कंफर्म करना, ठीक है। इसके 2 कॉरिडोर हैं, मेन 2 कॉरिडोर हैं दोस्तों। एक हो गया आपका ईस्ट कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर में आपका आ जाता है दोस्तों, जो इंडिया पोर्ट को अरेबियन गल्फ तक से कनेक्ट करेगा, मतलब UAE और सऊदी अरेबिया। देखिए ये ईस्ट वाला कॉरिडोर आपका यहाँ तक ही है, ठीक है, UAE को कनेक्ट करने तक का, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है UAE और साइड सी के रास्ते से UAE एंड सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करना, मतलब अरेबियन गल्फ से, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे अरेबियन पेनिनसुला इस दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ध्यान रखना हो। पेनिनसुला वो होता है दोस्तों जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न कॉरिडोर जो ऊपर में आ जाएगा, ये क्या करेंगे, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, जो UAE, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, इसको यूरोप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न वाला हो गया, ठीक है। किसके द्वारा, इजराइल और मेडिटेरेनियन सी के द्वारा, ठीक है, थ्रू रेल एंड सी, ठीक।
उसके बाद आ जाता है दोस्तों पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो इसमें एक 7 कंट्रीज हैं और एक यूनियन है। यूनियन जो है वो यूरोपियन यूनियन है, और कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया है, यूएस है, सऊदी अरेबिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ठीक है, अब की पोर्ट तो हम लोगों ने जान लिया है, पर एक बार और देख लेते हैं। इंडिया में 3 पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई का, कांडला पोर्ट जो है गुजरात का, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का। ठीक है, मिडिल ईस्ट में यूएई में अगर आप देखेंगे तो सबसे मेन तो जेबल अली है। ठीक है, उसके अलावा ये सब है, अबू धाबी है, फुजाइरा है। सऊदी अरेबिया में आपका रस अल खैर है और दमन है। उसके बाद जो लास्ट में जो मतलब यूरोप से जो कनेक्टिविटी होगी हाइफा से होगी, जो कि है इजराइल में। ठीक है, ये वो काफ़ी मेन है। ठीक है, उसको यूरोप से जो कनेक्टिविटी होगी वो पायरियस ग्रीस में, और इसी के थ्रू मेसिना इटली हो गया, मार्सिलिया सीलेस फ्रांस में हो गया। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है कि मतलब ये कॉस्ट और टाइम दोनों को कम करेगा, और फास्टर देन 40% फास्टर देन स्यूज कनाल, और अल्टरनेटिव है किसका, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और बाईपास भी कर देता है पाकिस्तान को। ठीक है, इसके बाद 5th न्यूज़ और 5th करंट अफेयर आया था दोस्तों, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हरप्पन साइट, मतलब उसकी एक नई साइट मिली है। वो कहाँ मिली है, वो थार डेजर्ट में मिली है। मतलब फर्स्ट हरप्पन साइट ऑफ, मतलब थार डेजर्ट बोल सकते हैं, या फिर नई साइट मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन की थार डेजर्ट में मिली है। ठीक है, कहाँ मिली है दोस्तों, तो वो जैसलमेर में मिली है, राजस्थान की। ठीक है, अब ये है एग्जैक्टली मतलब इसको अभी उठना, मतलब एग्जैक्टली अगर जगह देखेंगे जहाँ पे मिली तो वो है रतादिया री ढेरी। ढेरी मतलब जहाँ पे ढेर लगा हो दोस्तों, रताडिया री ढेरी, ये ध्यान रखना, ये नाम पूछ सकता है। ठीक है, ये कहाँ पे, थार डेजर्ट के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राजस्थान में। ठीक, अभी वो ऑफिशियल कुछ नाम दिया नहीं गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है दोस्तों, 2350 से 1750 बीसी तक चला है ये। हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसे, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि सरस्वती रिवर भी है। उसके बाद सिंधु सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर और प्लस टिन, इन दोनों का यूज करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। ठीक है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन पहली साइट इसकी हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। और जिसकी खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने रवि नदी के नीचे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं थार डेजर्ट। थोड़ा सा इस फोटो को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस फोटो में आप देखेंगे, थार डेजर्ट सिर्फ मतलब अपने इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ठीक है, सिंध वाला एरिया हो गया पाकिस्तान का, और पंजाब वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये मत सोचना दोस्तों कि सिर्फ राजस्थान में। देखिए कुछ पार्ट ये मतलब गुजरात को भी टच कर रहा है, ये देखिए ये हल्का हल्का है ना, और उसके बाद कुछ पार्ट पंजाब को भी टच कर रहा है, और कुछ पार्ट हरियाणा को भी टच कर रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अब थार डेजर्ट क्या है इसमें, ये क्या है दोस्तों, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही तो है ये, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और कवर्स एरिया ऑफ 2 लाख, मतलब ये 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया है, जिसमें मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है ये फैला हुआ। ठीक है, इंडिया में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ये चारों मैंने दिखाया ना फैला हुआ, और पाकिस्तान और पंजाब और सिंध में फैला हुआ है। और यहाँ पे एकमात्र नदी जो बहती है वो है लूनी रिवर। ठीक है, खारा पानी होता है, सिर्फ यही बहती है यहाँ पे। ठीक है, पहले एक समय सरस्वती रिवर भी बहती थी, पर अभी नहीं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, मतलब जिसमें लोग रहते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया अगर आप देखेंगे तो डेजर्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद ताल चप्पार सेंचुरी है, ये बर्ड के लिए फेमस है, सिर्फ 7 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। ठीक है, और एक सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व भी है। ठीक, और अगर देखेंगे दुनिया का सबसे वेल्दिएस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट और इसके वूल प्रोडक्शन को इसको दुनिया का सबसे वेल्दिएस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, VSSC। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं अभी हाल फिलहाल में नए मतलब से हुए हैं अपॉइंट, इनका नाम है A राजा रंजन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, किसके अंडर में है ये, इसरो के। और ये क्या काम करता है, वही दोस्तों जो रॉकेट है या फिर स्पेस व्हीकल्स हो गए जिनका यूज़ किया जाता है रॉकेट्स को मतलब स्पेस तक पहुंचाने के लिए, उनके रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 नवंबर 1963 में। ठीक है, और दोस्तों इसका ध्यान रखना हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जहाँ पे ये है, तो ये है दोस्तों थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, थिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट इसका 21 नवंबर 1963 में हुआ था। फिर आ जाता है 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। अभी हाल फिलहाल में एक और मतलब फंडामेंटल राइट बना दिया है ये, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसने डिक्लेयर किया है एक और फंडामेंटल राइट, किसके अंडर में, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है दोस्तों, ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को शो करता है। ठीक है,
अब पर्सनल लिबर्टी को शो करता है, मतलब ये इसने बहुत से फैसले पहले भी दिए हैं, जैसे राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, राइट टू अ लिवलीहुड, नहीं मिठाई लाल मत करो, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, मतलब जल्दी मतलब न्याय मिले उसके लिए, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला दिया है, इसने बोला राइट टू सेफ वेल मेंटेन्ड एंड मोटरेबल रोड, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट कम हो, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, उस तरह की रोड होना, मतलब सेफ होना, मतलब एक फंडामेंटल राइट है एक इंसान के लिए, इंडियन के लिए, ठीक है। यही है। उसके बाद एट्थ न्यूज, एट्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है म्यांमार। तो म्यांमार है न्यूज में, तो थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, ठीक है। मैप में देख लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार को पहले इंटरनेशनली देख लेते हैं कौन कौन टच कर रहा है। इंडिया तो टच ही कर रहा है इस साइड से, ये चाइना हो गया, उसके बाद आपका ये लाओस हो गया, उसके बाद आपका थाईलैंड हो गया, यही है जो इसको टच करते हैं। और अगर आप देखेंगे इंडियन स्टेट कौन सा टच करती हैं, तो देख लिए इस तरफ वाले सारे, आप ये देखिए, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे सारे म्यांमार को टच करते हैं, ठीक है। अब ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों, है ना, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनके नए पीएम बनाए गए हैं उनियो सॉक, ठीक है। कैपिटल इसकी नए पीडीओ है और करेंसी यहाँ पे कयात यूज होती है, ठीक। उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका सवाल कोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, ये चेनाब रिवर, ये अभी नहीं बन रहा है दोस्तों, ये बहुत पहले बन रहा था, पर बीच में जैसे कि जब इंडस वाटर वाली ट्रीटी हुई थी ना, तो पाकिस्तान ने इसका अपोज बहुत जोरों शोर से किया था, तो उसी की वजह से 1980 में इसको बंद कर दिया गया था। और अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि मतलब इंडिया ने मतलब अभी इसको हटा दिया है, मतलब कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर रखा है ना, तो उसी से इसका काम स्टार्ट दोबारा से हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रामबान डिस्ट्रिक्ट में है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए ये कब, मतलब 40 साल बाद स्टार्ट हुआ और चेनाब रिवर पे बन रहा है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और मध्यस्थता किसने कराया था दोस्तों, तो ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। और इसमें मिला क्या है, जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम और जो चेनाब रिवर है, ये पाकिस्तान को दिया गया है, और ईस्टर्न रिवर का यूज करने के लिए रवि, व्यास और जो सतलज है, ये इंडिया को यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा टेंथ न्यूज। टेंथ न्यूज में क्या है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों न्यूज में, क्यों, क्योंकि इनके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अभी नया अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और इंडियन नेवी में भी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को अपॉइंट किया गया अभी नए, उनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन, ठीक है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अभी करंट में, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, बस इतना ही ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका 11th न्यूज। 11th न्यूज क्या है दोस्तों, UNFSS+4, ये क्या है दोस्तों, ये आपका यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट है दोस्तों, ठीक है। ये हो तो रहा थर्ड समिट है, पर ये अभी मतलब अगर देखा जाएगा, पहले में सिर्फ गोल निर्धारित हुए थे, और सही तरह से काम को देखने वाला अगर देखेंगे तो उस हिसाब से ये सेकंड समिट है। कब हेल्ड हुआ है, 2025 में। कहाँ पे होगा ये, एडिस अबाबा में, इथोपिया के, ठीक है। और इसको इथोपिया और इटली दोनों मिल के करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म वही है, यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट +4 स्टॉक स्टेक, ठीक है। अब इसका काम वही है, जो मतलब ग्लोबली जो फूड सिस्टम है उसको बेहतर बनाना, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको 2030 तक अचीव करने में मदद करना, ठीक है। अब ग्लोबल सीड सिस्टम, फूड सिस्टम वही है दोस्तों, उगाना, उनकी देखरेख करना, उनका मतलब इधर उधर मतलब जैसे पहुंचाना, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों को मतलब देखा जाता है, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अब यूएन फूड सिस्टम जो समिट है वो हर 2 साल में होता है। पहला कब हुआ था, 2021 में यूएसए में हुआ था। दूसरा जो हुआ था रोम इटली में हुआ था 2023 में। तीसरा जो हुआ था 2025 में, अभी हो रहा है एडिस अबाबा इथोपिया में, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका 12th न्यूज और 12th करंट अफेयर। ये आपका एक रेयर ब्लड ग्रुप है दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया है, क्रीब। किसने अनाउंस किया इस नाम को, ये अनाउंस किया आईएसबीटी ने। आईएसबीटी है दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर आम्स्टरडम नीदरलैंड में है। एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो ब्लड से रिलेटेड रिसर्च और गाइडलाइंस को मतलब सामने लाती है लोगों के, ठीक है। और ये सर्टिफाई भी करती है नए ब्लड ग्रुप को, ठीक है। अब ये क्रीब क्या है दोस्तों, क्रीब एक न्यू रेयर ब्लड ग्रुप फाउंड हुआ इंडिया में। एक्चुअली क्या, एक लेडीज जो मतलब आई, उनका वो पॉजिटिव
मतलब था उनका ब्लड ग्रुप, पर वो ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा था सामने वाले पे। तो लोगों ने देखा जब O प्लस है तो इसका होना चाहिए, है ना। तो जब उन्होंने सही से जांच किया तो उनको कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने इनके पास भेजा, कि इनके पास ISBT पास। तो उन्होंने देखा कि इनके जो क्रोमर है, CR से क्रोमर हो गया, उस पर कुछ अलग ही मिल रहा है, मतलब प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए इसको कुछ अलग ही नाम दे, मतलब अलग ही, मतलब न्यू रेयर ब्लड ग्रुप कह दिया गया। तो उसका नाम रख दिया क्रिब। क्रिब मतलब IB में इंडिया और बेंगलोर है, मतलब वो जो लेडीज़ है वो बेंगलोर की है, इंडिया से मिला, इसलिए क्रिब हो गया इसका नाम। इस रेयर ब्लड ग्रुप को ध्यान रखिए दोस्तों। क्रोमर क्या होता है, एक प्रोटीन ही है दोस्तों, जो मतलब RBC के ऊपर मिलता है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। और क्रोमर ये जान लीजिए, जो 47 ब्लड ग्रुप है ना सिस्टम, जो जिनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इंटरनेशनली, उनमें से एक है ये क्रोमर, ठीक है। इसी क्रोमर और IB को जोड़ के ये नया ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया, ठीक है। ये सिस्टम वही RBC पर एक मॉलिक्यूल जो प्रोटीन में है, स्पेशल प्रोटीन, ये प्रोटीन कहलाता है DAF। इतना तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और बस ध्यान रख लीजिए DK एक्सेलरेटिंग फैक्टर है, ठीक है। रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि इंडिया में पाया गया, बस इतना जान लीजिए, ठीक। फिर आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है आपका दोस्तों, BC रॉय ट्रॉफी। ये दोस्तों जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप से भी पूछ सकता है, BC रॉय ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। विनर इसमें मणिपुर है, रनर अप मतलब जो है वो वेस्ट बंगाल है, और ये हेल्ड कहाँ हुआ है दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। और इसको किसने करवाया है तो दोस्तों AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कराया है, जिसका हेडक्वार्टर फुटबॉल हाउस द्वारका दिल्ली में, ठीक है। मेंबर ऑफ FIFA भी है, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं हम लोग कल, और अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, थैंक यू।